पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का पेमेंट यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जितने भी जीएसटी होते हैं इन सब का पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो वो किस तरीके से होता है पेमेंट ऑफ जीएसटी? सेक्शन 49 उसको गवर्न करता है। प्रिस्क्राइब्ड 3 kinds of ledgers are to be maintained by the taxable person। ये 3 प्रकार के लेजर्स उसको मेंटेन करने पड़ेंगे टैक्सेबल पर्सन को, है ना। टैक्सेबल पर्सन जिसका टर्नओवर, है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो जाता है, टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। तो कंपल्सरी टैक्सेबल पर्सन 3 लेजर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर। ये 3 लेजर उसको मेंटेन करने पड़ते हैं। ये लेजर क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, हम लास्ट में देखते हैं। उसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, ये डिजिटल फॉर्म में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। The provision regarding electronic cash ledger and amounts credited in the ledger are dealt with subsection 1(3) of section 49 of CGST Act। Deposit of tax, किसी भी प्रकार का टैक्स हो जीएसटी के अंदर, या कोई इंटरेस्ट पे करना हो, या आपको पेनल्टी पे करनी हो, या फी पे करना हो, और any other amount by taxable person can be made by the following modes। अच्छा, ये पेमेंट किस तरीके से कर सकता है? पेमेंट ऑफ जीएसटी की बात चल रही है ना, तो जीएसटी का पेमेंट किस तरीके से करोगे? जीएसटी के पेमेंट के साथ साथ कौन सा, कोई अगर आपको फाइन पे करना है, पेनल्टी पे करनी है, फीस कोई पे करनी है, तो उसका भी पेमेंट आप कैसे करोगे? तो ये हो सकता है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, डेबिट कार्ड से करो, एनईएफटी से करो, आरटीजीएस से करो, कर सकते हैं आप। ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर का मतलब क्या, आप खुद गए, है ना, आप खुद बैंक के अंदर गए, आपने और बैंक में जाके आपने एनईएफटी का फॉर्म भरा, आपने चेक दिया बैंक में जाके, है ना, ओवर द काउंटर थ्रू ऑथोराइज्ड बैंक, जिस बैंक को अथॉरिटी है जीएसटी कलेक्ट करने की, उसकी बैंक, उस बैंक की बात करते हैं। For deposit up to 10,000 rupees per चालान per tax period। अगर आप ओवर द काउंटर करते हो, यानी आप बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, मतलब ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हो, क्रेडिट कार्ड से नहीं करते, डेबिट कार्ड से नहीं करते, इंटरनेट बैंकिंग से नहीं करते, एनईएफटी से घर बैठे नहीं करते, आरटीजीएस से घर बैठे नहीं करते, आप बैंक में जाते हो, आप वहां पे फॉर्म फिलअप करते हो, आप चेक देते हो, अगर ऐसा करोगे, ओवर द काउंटर करोगे, तो मैक्सिमम अमाउंट कितनी दे सकते हैं आप? 10,000 ही दे सकते हैं पर टैक्सेबल पर्सन, है ना। पर चालान, एक चालान के लिए 10,000 पर टैक्स पीरियड, बाय कैश और अ चेक और अ डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, वही तो वहां जाके करना पड़ेगा, बैंक में जाके करना पड़ेगा, तो चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब चीजें, ये उसको बोलते हो ओवर द काउंटर। कितना कर सकते हैं मैक्सिमम? कितना? 10,000 रुपीज पर चालान पर टैक्स पीरियड रुपीज 10,000 पर चालान। दिस अमाउंट रिस्ट्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर कि आप 10,000 से ज्यादा भी पेमेंट कर सकते हो ओवर द काउंटर के अंदर। कब? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पेमेंट कर सकते हैं 10,000 से ज्यादा, है ना। Proper officer or any other officer recovering outstanding dues or during any investigation or enforcement activity or ad hoc deposit। प्रॉपर ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर क्या कर रहा है, जो भी टैक्सेबल पर्सन है, तो उसके सामने कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा था टैक्सेबल पर्सन के सामने, है ना, और प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भाई इस टैक्सेबल पर्सन ने टैक्स कम पे किया है, उसको टैक्स ज्यादा पे करना चाहिए और उसको उससे अभी टैक्स पे करा देना चाहिए,
है ना। तो ऐसे केसेस में प्रॉपर ऑफिसर डिमांड कर सकता है, प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, टैक्सेबल पर्सन को कह सकता है कि आप 10,000 से ज्यादा भी आप जाके बैंक में डिपॉजिट कराओ, मैं आपको कहता हूँ। तो ऐसे केसेस में अलाउड है। एंड एनी अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एनी अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, बाकी कोई भी मोड जो प्रिस्क्राइब किया होगा इसका पेमेंट, जीएसटी की पेमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। क्लियर? इन शॉर्ट इसके अंदर क्या कहते हैं, इस पेज पे क्या बोला कि जीएसटी के पेमेंट के साथ कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट हो, फाइन हो, पेनल्टी हो, फीस हो, उसका पेमेंट कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ओवर द काउंटर अगर आपको पेमेंट करना है चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से, तो आप मैक्सिमम 10,000 पर टैक्स पर चालान, है ना, पर टैक्स पीरियड पे कर सकते हो। लेकिन एक्सेप्शन केसेस है, दो एक्सेप्शन केसेस है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो तो पे कर ही सकती है, एंड दूसरा प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि किसी भी टैक्सेबल पर्सन से टैक्स निकलवाना है तो 10,000 से ज्यादा भी कैश, है ना, डिपॉजिट करने का वो ऑर्डर दे सकता है उस बंदे को। क्लियर? Any person or a person on his behalf shall generate a challan on the common portal and enter the details of the amount to be deposited by him towards tax, interest, penalty, fees, any other amount. These generated challan at the common portal shall be valid for a period of 15 days. अगर आपको टैक्स पे करना है, टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी पे करना है, फाइन पे करना हो, एटसेट्रा पे करना हो, तो उसको चालान के थ्रू पे करना पड़ेगा, और इस चालान के अंदर लिखना पड़ेगा आपको कि सीजीएसटी कितना पे करना है, एसजीएसटी कितना पे करना है, यूडीजीएसटी कितना पे करना है, आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको पे कर देना पड़ेगा, और ये जो चालान आपने जनरेट किया होगा वो 15 डेज तक वैलिड रहेगा। Any payment required to be made by person who is not registered, तो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन फिर भी उसको पेमेंट करना है जीएसटी के अंदर, under that shall be made on the basis of temporary identification number। एक टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिन नंबर जनरेट करना पड़ेगा, वहां जाके कॉमन पोर्टल पे जाके एक टिन नंबर जनरेट करना पड़ेगा, जिससे जीएसटी डिपार्टमेंट को पता रहा है कि किसने टैक्स पे किया है। अगर आपने टिन नंबर जनरेट किया होगा, है ना, तो उनको पता चलेगा कि किस कौन पेमेंट कर रहा है भाई। तो टिन नंबर जनरेट करो और आप पेमेंट कर सकते हो। कौन? जो रजिस्टर्ड नहीं है वो। डेट ऑफ क्रेडिट इनटू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट की बुक्स में कब क्रेडिट हुआ वो डेट देखी जाएगी पेमेंट की, डीम्ड टू बी द डेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, चलिए फिर ओके, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर, ये इनपुट टैक्स वही होता है जो आपने परचेस करते वक्त आपने परचेस किया था, है ना, आपने रॉ मटेरियल परचेस किया था, आपने कैपिटल गुड्स परचेस किया था, आपने कुछ भी इनपुट किया था, है ना, और उस पे आपने जो भी टैक्स पे किया होगा, यानी आपका जो भी इनपुट जीएसटी था उसका आपको क्रेडिट मिलने वाला है। आपका जो आउटपुट जीएसटी होगा आपके पास आया होगा, उसमें से इनपुट जीएसटी का क्या मिलने वाला है, आपको क्रेडिट मिलने वाला है। तो उसके बारे में कह रहे हैं सेक्शन 2 सेक्शन 49 सबसेक्शन 249 CGST Act provides that self-assessed input tax credit, self-assessed input tax credit, ये आपको ही असेस्ट करना है, टैक्सेबल पर्सन को ही असेस्ट करना है, सेल्फ असेस्ट, उसको ही मालूम करना है कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसका। As per return filed by taxable person shall be credited to his electronic credit ledger। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये क्या हो जाएगा, वहां पे क्रेडिट हो जाएगा जितना आपको बेनिफिट देना था वो आईटीसी का। This ledger shall be maintained for each registered person eligible for input tax credit under Act on a common portal, and every claim of input tax credit under the Act shall be credited to the said ledger। The electronic credit ledger may include the following। इसके अंदर क्या आ सकता है क्रेडिट लेजर के अंदर? Transitional credit of excise and service tax as CGST
क्रेडिट एंड स्टेट वेट क्रेडिट एज SGST क्रेडिट। अब ये क्या है सर, ये ध्यान से सुनेंगे। ट्रांजिशनल क्रेडिट, अभी क्या था कि जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, एक्साइज भी था, सर्विस टैक्स भी था, वैट भी था, स्टेट वेट भी था, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये सब टैक्स सब्स्यूम्ड हो गए, जीएसटी के अंदर समा गए, ठीक है। लेकिन जीएसटी आने से पहले एग्जैक्ट आप एक्साइज पे करते थे, आप सर्विस टैक्स पे करते थे, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स जाया करता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी आपने पे किया हुआ है, आपने परचेस किया था, आपने इनपुट किया था, उस पर आपने एक्साइज और आपने सर्विस टैक्स पे किया हुआ है, और कल से जीएसटी आ रहा है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कल से जीएसटी आ जाएगा, तो उसका क्या होगा, उस क्रेडिट क्या क्या होगा, एक्साइज और सर्विस टैक्स की क्रेडिट का क्या होगा, तो वो एज सीजीएसटी क्रेडिट मिल जाएगा आपको। एंड एग्जैक्टली जीएसटी के आने से पहले अगर आपने कोई स्टेट वेट पे किया हुआ, स्टेट वेट पे किया हुआ, उसका क्रेडिट का क्या करेंगे, है ना, तो वो आपको एज अ एसजीएसटी क्रेडिट मिल जाएगा, तो वो बैलेंस यहाँ दिखाती होगी, इसके अंदर इसकी भी अमाउंट दिखती होगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, सिंपल सी बात है। परमिसिबल आईटीसी ऑन इनपुट हेल्ड इन स्टॉक and input contained in semi-finished or finished goods held in stock on a day of conversion from composition scheme to regular tax scheme। अब सुनो क्या होता है, हमें ये पता है कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मांग सकता, आईटीसी नहीं मांग सकता कंपोजिशन स्कीम के अंदर। अब हुआ ये कि जो भी पर्सन था उसको कंपोजिशन स्कीम में से निकल के रेगुलर टैक्स स्कीम में जाना है। आप कंपोजिशन से निकल के रेगुलर टैक्स स्कीम में जाना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपने जो इनपुट किया होगा उसका क्रेडिट फिर आपको मिलेगा, कंपोजिशन डीलर को नहीं मिलेगा ना क्रेडिट, कंपोजिशन स्कीम में नहीं मिलेगा ना, लेकिन रेगुलर टैक्स स्कीम में तो मिलेगा। तो अगर आपको स्कीम चेंज करनी हो, कंपोजिशन स्कीम से अगर आपको रेगुलर टैक्स स्कीम में जाना है, तो आपने जो भी इनपुट किया होगा इसका आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, तो उसकी बैलेंस भी होगी, तो यहाँ दिखाएगी। An input tax credit eligible on payment made on reverse charge basis, है ना, रिवर्स चार्ज बेसिस पे अगर आपने कोई रिवर्स चार्ज बेसिस पे अगर आपने कोई पेमेंट किया होगा आरसीएम के बेसिस पे, ठीक है, आपने इनपुट लिया सर्विस का तो गुड्स का इनपुट लिया, उसमें टैक्स रेसिपिएंट को पे, आरसीएम का मतलब क्या, रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता था, रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है ना, यानी समझो ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, ठीक है। अब आपने सप्लाई किया नहीं, तो फिर आप रेसिपिएंट हो जाएंगे ना, तो रेसिपिएंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने गुड्स लिया, अगर आपने सर्विसेज दी, आपने गुड्स लिया, आपने सर्विसेज दी, है ना, आपने पेमेंट किया, और आप जीएसटी का पेमेंट अब गवर्नमेंट को देने जा रहे हैं, आप खुद देने जा रहे हैं। आपने सर्विसेज ली, आपने गुड्स लिया, आपने पेमेंट कर दिया किसको, सप्लायर को, है ना, लेकिन जीएसटी आपने उसको नहीं दिया, जीएसटी आपको पे करना है रेसिपिएंट को, और आपने गवर्नमेंट को दे दिया, तो उसका भी तो क्रेडिट मिलेगा आपको, तो इसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी बात है, ठीक है। एंड लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर, टैक्स लायबिलिटी लेजर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली फॉर ऑल लायबिलिटीज ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, जिसमें जितनी भी लायबिलिटी होगी टैक्सेबल पर्सन की वो सब यहाँ दिखेगी, टैक्स की लायबिलिटी होगी, फाइन की जो भी होगी वहां दिखेगी। एंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना, इसकी किस तरीके से यूज करेंगे उसकी बात है। चलिए, किस तरीके से क्रेडिट यूज करेंगे, अगर आपने आईजीएसटी पे किया हो, क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी का क्रेडिट, अगर आपने आईजीएसटी पे किया था इनपुट पे, तो उसके क्रेडिट का बेनिफिट पहले आईजीएसटी के लिए किया जाएगा। आपने आईजीएसटी पे किया था इनपुट पे और आपके पास आईजीएसटी आया है, तो पहले ये सेट ऑफ होगा, फिर अगर आईजीएसटी क्रेडिट और ज्यादा है, बच गया है,
तो वो CGST के लिए यूज करेंगे, सॉरी इस तरीके से CGST के लिए यूज करेंगे, एंड फिर अगर IGST की बैलेंस बचती है तो SGST के लिए यूज करेंगे। इन द सेम वे CGST का क्रेडिट पहले CGST के लिए यूज करेंगे और फिर IGST के लिए, एंड SGST का क्रेडिट पहले SGST के लिए करेंगे एंड फिर IGST के लिए। क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब CGST का क्रेडिट SGST के लिए एंड SGST का क्रेडिट CGST के लिए नहीं हो सकता। ओके, चलिए तीन लेजर को समझने की कोशिश करते हैं। तीन लेजर कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से तीन लेजर? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर। तीन लेजर बना दिए हैं, डेबिट साइड क्रेडिट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इस लेजर की डेबिट साइड पे ऑल लायबिलिटीज, याद रखना ये जो तीन लेजर है वो टैक्सेबल पर्सन की तीन लेजर GST डिपार्टमेंट मेंटेन कर रही है। GST डिपार्टमेंट के एंगल से देखा जाए तो GST डिपार्टमेंट को कौन कौन सी लायबिलिटी, कौन कौन से टैक्सेबल पर्सन से लेने हैं। लायबिलिटी किसके लिए? टैक्सेबल पर्सन के लिए, लेकिन GST डिपार्टमेंट के लिए क्या बन जाएगा? वो तो एसेट बन जाएगी। मतलब वो लिखेगी डेबिट साइड, उसकी डेबिट साइड लिखेगी कि भाई टैक्सेबल पर्सन से टैक्स लेना है और टैक्सेबल पर्सन से ड्यूज लेना है। टैक्स कौन कौन से टैक्स लेने हैं भाई? उनको टैक्स लेना होगा, उनको टैक्स लेना होगा, कौन से टैक्स लेने होंगे? उनको लेना होगा CGST लेना होगा, उनको SGST का पेमेंट लेना है ना, उनको IGST का पेमेंट लेना है टैक्सेबल पर्सन से। एंड दूसरी कोई भी ड्यूज का मतलब क्या? अगर फाइन का पैसा लेना है, अगर इंटरेस्ट के पैसे लेने हैं, है ना, अगर कोई फीस के पैसे टैक्सेबल पर्सन से लेने हैं तो वो GST डिपार्टमेंट के लिए क्या बन जाने वाला है? एसेट, और इसलिए उसकी डेबिट साइड पे दिखाएगा। चलिए दूसरी बात, यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्या होगा? डेबिट साइड पे क्या आएगा? फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, एंड यहां पे क्या आएगा? सेल्फ एसेस्ड ITC, है ना। का मतलब क्या सर? इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्या होगा कि जितना भी टैक्सेबल पर्सन ने जितना भी इनपुट किया होगा, अपने बिजनेस में इनपुट किया होगा, तो GST पे किया होगा, जिसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा, तो वो जाएगा क्रेडिट साइड पे। इधर इधर लिखेंगे सेल्फ एसेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। क्यों? क्योंकि GST डिपार्टमेंट के लिए ये लायबिलिटी बन जाएगी। GST डिपार्टमेंट क्या सोचेगी कि भी उसको क्रेडिट देना हमको बाकी है, तो GST डिपार्टमेंट के लिए लायबिलिटी बन जाएगी, और अगर लायबिलिटी बनेगी तो कहां देखेगी? क्रेडिट साइड पे। सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेल्फ असेस्ड का मतलब क्या? टैक्सेबल पर्सन जो है खुद असेस्ट करता है, तो कौन कौन से उसने टैक्स इनपुट पे किए थे? उसने मान लो CGST पे किया है, उसने SGST पे किया था इनपुट पे, उसने IGST पे किया है इनपुट पे, तो ये सब चीज यहाँ पे होगी। ठीक है, अब ये जो क्रेडिट है, इसका जो क्रेडिट होगा ना, वो सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे? फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए ही। इनपुट टैक्स जो था GST का, है ना, उसका क्रेडिट सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए ही यूज किया जाएगा, है ना, उसका उसका यूज बाकी सब ड्यूज के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? हेलो, देखो और एग्जांपल से समझते हैं। मैं जरा ये लिख दूं, पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे फॉर, पहले लिख देता हूं, फॉर एनी पेमेंट of tax and other dues, इसका यूज करेंगे। और यहाँ जो भी डिपॉजिट किया होगा टैक्सेबल पर्सन ने,
ऑल डिपॉजिट्स है ना, टीडीएस टीसीएस जो भी है। चलिए अब समझ लेते हैं उसको, ठीक है। मान लो ये लायबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे, तो लायबिलिटी की बात करते हैं तो टैक्सेबल पर्सन ने सप्लाई किया, टैक्सेबल पर्सन ने सप्लाई किया, अगर सप्लाई करेगा टैक्सेबल पर्सन तो उसके पास टैक्स आएगा जो लायबिलिटी दिखाता है। तो मान लो सीजीएसटी की लायबिलिटी कितनी आई है, मैंने अमाउंट लिख के रखी है। फॉर एग्जांपल सीजीएसटी की लायबिलिटी कितनी है, कितना लिख रखा है मैंने यहाँ पे 1000, सीजीएसटी 1000 पे करना है, एसजीएसटी 1000 पे करना है और आईजीएसटी उसको पे करना है फॉर एग्जांपल 500। उसके पास इतना टैक्स आया है सप्लाई पे, ठीक है। चल अब जब उसने इनपुट किया था, उसने इनपुट किया था रजिस्टर्ड पर्सन ने, तो उसने टैक्स पे किया था, तो उसने सीजीएसटी कितना पे किया था, है ना, सीजीएसटी पे किया था, मैंने कितने लिख के रखा है यहाँ पे 400, ये 400 और ये आईजीएसटी फॉर एग्जांपल ये है 800। दूसरे स्टेट से परचेस करके रखा होगा आईजीएसटी 800। क्लियर? एक बार फिर से, ये क्या है, ये क्या है भाई, उसने जो इनपुट किया था, टैक्सेबल पर्सन ने जो इनपुट किया है सर, उस पे जो टैक्स पे किया था उसकी बात कर रहा है। और ये क्या है, उसने जो सप्लाई किया था वहां से जो टैक्स आया उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब इसका क्रेडिट, किसका क्रेडिट, आईजीएसटी का क्रेडिट 800, वो किसके लिए मिलेगा, आईजीएसटी के, इसके लिए। तो पहले क्या करेंगे, इस 800 को हम यूज कर लेंगे, है ना, इसको हम यूज करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ओनली, इसका इसके लिए ही यूज कर सकते हैं। तो ये जो आईजीएसटी है हम यूज करने वाले हैं, आईजीएसटी यूज कर देंगे, कितना था 800, तो पूरा का पूरा मैं यूज कर लूंगा 800, जिसपे से यहाँ पे आईजीएसटी के लिए कितना, यहाँ कितना आईजीएसटी था, इसके सामने लिखता हूं मैं, यहाँ कितना आईजीएसटी था 500, तो सेट ऑफ हो जाएगा। ये मिला हुआ टैक्स, ये दिया हुआ टैक्स, तो आपका इनपुट ज्यादा था, आउटपुट कम था, तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, आईजीएसटी में आपको कुछ देने की जरूरत है नहीं। अभी भी 800 में से 500 आपने आईजीएसटी के लिए दे दिया, अभी इसमें फिर 300 बच रहे हैं, तो वो 300 आप किसके लिए यूज कर सकते हैं, है ना, इसके लिए। तो सीजीएसटी पे करने के लिए आईजीएसटी आपका जो क्रेडिट था वो यूज कर दिया 300 रुपए। और इस तरीके से अगर आप देखो, इस तरीके से ये जो 800 रुपए था इसका क्रेडिट था, वो क्रेडिट आपने आईजीएसटी के लिए यूज किया और फिर जो बचा था सीजीएसटी के लिए यूज कर दिया। समझ रहे हो ना? चलिए अब बारी है किसकी, अब बारी है एसजीएसटी के लिए। एसजीएसटी का क्रेडिट हमारे पास 400 पड़ा है और यहाँ हमको एसजीएसटी पे कितना करना है, 1000 पे करना है भाई। तो आप 400 तो क्रेडिट यूज कर दो, तो आप क्या करोगे, एसजीएसटी जो पूरा था 400 का 400 आप यूज कर लोगे, है ना, यहाँ पे आ जाएगा एसजीएसटी के सामने आ जाएगा 400, ठीक है। चलिए सीजीएसटी कितना है आपके पास क्रेडिट 400, और सीजीएसटी में 1000 में से 300 तो यूज हो गया है, तो ये पूरा का पूरा 400 भी आपको यूज कर देना पड़ेगा। सीजीएसटी का क्रेडिट यूज हो जाएगा सीजीएसटी के लिए, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा सीजीएसटी कितना 400 और यूज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो अगर आप ध्यान से देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, आईजीएसटी आपको 500 की लायबिलिटी थी, आपने आईजीएसटी सेट ऑफ कर दिया, अभी आईजीएसटी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। एसजीएसटी की लायबिलिटी 1000 की थी, लेकिन एसजीएसटी आपने, आपके पास जो टैक्स इनपुट का था यूज किया, अभी आपको 600 पे करना अभी भी बाकी है, एसजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। एंड उसी तरीके से सीजीएसटी की लायबिलिटी 1000 थी, आईजीएसटी का एक्सेस क्रेडिट यूज किया एंड सीजीएसटी का क्रेडिट यूज कर दिया, तो अभी भी 300 पे करना बाकी है आपको सीजीएसटी के लिए। अब ये क्या करोगे, अब इसके लिए यूज करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये जो बाकी का टैक्स निकलता है इसके लिए क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर।
तो अगर आपने कैश डिपॉजिट करके रखी है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, तो ये डिपार्टमेंट क्या करेगी, उसको क्रेडिट करेगी। आपकी कैश डिपार्टमेंट के पास है, डिपार्टमेंट के लिए बन जाएगी लायबिलिटी, डिपार्टमेंट करेगी उसको क्रेडिट। और डिपॉजिट जितनी भी होगी, इस डिपॉजिट का आप किसके लिए यूज करोगे, इस डिपॉजिट किसके लिए यूज करोगे, फॉर एनी पेमेंट ऑफ टैक्स, एनी पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फॉर अदर ड्यूज। ये जो ड्यूज होगा ना, ये ड्यूज मान लो, ये ड्यूज भी आपका बाकी था 100 रुपए का, तो ये ड्यूज पे करने के लिए आप कैश यूज कर सकते हैं, कैश लेजर यूज कर सकते हैं, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो भी आपके पास क्रेडिट होगा वो यूज कर सकते नहीं है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? हेलो, ठीक है, यहां लिख दिया है कि क्रेडिट लेजर जो था, क्रेडिट लेजर में जितना भी आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स होगा वो सिर्फ आउटपुट के लिए ही यूज करोगे, ड्यूज के लिए नहीं। ड्यूज के लिए क्या यूज करेंगे आप, कैश। क्लियर? तो एक छोटा सा एग्जांपल से मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, समझ में आया कि नहीं? आई थिंक समझ में आया होगा, बोलिए। तो ये आपको ये 900 पे करने बाकी निकलते हैं, तो आप क्या करो, आपके पास जो भी डिपॉजिट यहाँ पे होगी उसमें से आप क्या करो, 900 रुपए आप यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर ये ड्यूज 100 रुपए पे करने हैं तो 100 रुपए ड्यूज के भी यहाँ से ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएंगे, तो फिर आपकी कोई लायबिलिटी बचेगी नहीं। आपने क्रेडिट भी पूरा यूज कर दिया, कैश एक्सेस थी तो आपने उसको यूज कर दिया वहां पे। बोलिए, क्लियर? आई थिंक क्लियर। सो यहाँ पे मेरा कोर्स खत्म हो जाता है, ठीक है, चलिए।